नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वाला जो अपना जो चैप्टर है वो खनिज लवण वाला चैप्टर है और ये भी आपको याद रखना विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उनकी भांति एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आज वाला जो अपना जो चैप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों खनिज लवण। कौन सा हो जाएगा? खनिज लवण वाला चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, और खनिज लवण को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स। क्या कहते हैं? मिनरल्स साल्ट। क्या कहते हैं इंग्लिश में? अपने इसे मिनरल साल्ट के नाम से जानते हैं। और आज वाला जो अपना जो चैप्टर है वो है खनिज लवण। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में आपको बताया था। वो क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। किस प्रकार के तत्व है? ये कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, लेकिन आप खनिज लवण के बारे में आप याद रखना दोस्तों, ये किस प्रकार के पदार्थ है? तो आपको याद रखना ये अकार्बनिक पदार्थ है। किस प्रकार के तत्व है? ये अकार्बनिक पदार्थ है। तो आपको याद रखना कि ये जो खनिज लवण है तो इनको आपको याद रखना ये अकार्बनिक पदार्थ है या किस प्रकार के हैं, तो आपको याद रखना ये अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अपन खनिज लवण की अपन आपूर्ति कैसे करते हैं? तो खनिज लवण की आपूर्ति के बारे में आप याद रखना दोस्तों, पेड़ पौधे तो क्या करते हैं, भूमि से जो खनिज लवण की क्या करते हैं, अपने आपूर्ति करते हैं। लेकिन अपन आपूर्ति कैसे करते हैं? तो आप वो याद रखना अपन भोजन के माध्यम से। किसके माध्यम से? भोजन के माध्यम से या भोजन के द्वारा अपन क्या करते हैं? खनिज लवण की क्या करते हैं? आपूर्ति करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि जो ये खनिज लवण है अपन जो शरीर के बाहर है और अपने शरीर के बाहर का कितने % भाग है? तो 4 से 5% भाग है। आपको याद रखना है कि दोस्तों ये जो खनिज लवण है ये अपना जो शरीर है और अपने शरीर के बाहर का 4 से 5% भाग क्या होता है? तो आपको याद रखना खनिज लवण होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों खनिज लवण का अपने शरीर में कार्य क्या है? तो आपको याद रखना ये उपापचय क्या है? उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण में सहायक होता है। तो आपको याद रखना कि ये जो खनिज लवण है ये क्या है? उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण में या संतुलन में क्या करता है? सहायक होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि खनिज लवण क्या है? खनिज लवण सुरक्षात्मक क्या है? सुरक्षात्मक एवं नियामक पदार्थ है। कैसे पदार्थ है? सुरक्षात्मक एवं नियामक पदार्थ है। तो आपको याद रखना कि खनिज लवण अपने शरीर की उपापचयी क्रियाओं के संतुलन में तो सहायक होता ही है, नियंत्रण में सहायक होता ही है, लेकिन इसके अलावा आपको याद रखना ये अपने शरीर की सुरक्षात्मक और नियामक पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में उठ रहा है कि सर अपने शरीर को कितने प्रकार के खनिज लवण की आवश्यकता है या अपने शरीर में कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना अपने शरीर में लगभग 29 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 29 प्रकार के तत्व अपने शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना अपने जो शरीर है और अपने शरीर में 29 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इन तत्वों का प्रतिशत क्रम के बारे में अपन बात करते हैं कि कौन सा तत्व है और इनका प्रतिशत कितना अपने मानव शरीर में। ठीक है, और इनका कार्य क्या है? ठीक है, अब देखिए दोस्तों मानव शरीर में और उनका प्रतिशत, जो मानव शरीर है और मानव शरीर में और इनका जो अपन प्रतिशत के बारे में बात करते हैं तो इनकी प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो मानव शरीर में प्रतिशत के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बारे में आप याद रखना कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। और इसके अलावा आपको याद रखना मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है, और मानव शरीर के बाहर का जल कितना % होता है? तो आपको याद रखना दोस्तों 65 से 70%। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की मानव शरीर में मात्रा है 65%। आपसे पूछ ले जाएं कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको क्या करना है? ऑक्सीजन। ठीक है, कितनी % मात्रा है? तो दोस्तों आपको याद रखना 65%। ठीक है, तो यहाँ आप सर्वाधिक लिख लेना। क्या लिख लेना? सर्वाधिक लिख लेना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सर्वाधिक तत्व है। और फिर देखिए दोस्तों ऑक्सीजन के बाद में कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन के बाद में हो जाएगा कार्बन। कार्बन की मात्रा मानव शरीर में कितनी मात्रा है? 18%। कार्बन के बाद में है दोस्तों हाइड्रोजन।
कौन से? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 10%। हाइड्रोजन के बाद में है दोस्तों नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है दोस्तों? 3%। नाइट्रोजन के बाद में है दोस्तों कैल्शियम, और कैल्शियम की मात्रा कितनी है? 2%। कैल्शियम के बाद में है दोस्तों फास्फोरस, और फास्फोरस की मात्रा कितनी है? 1%। फास्फोरस के बाद में है दोस्तों पोटेशियम, और पोटेशियम की मात्रा कितनी है? 0.35%। ठीक है। पोटेशियम के बाद में दोस्तों है सल्फर, सल्फर की मात्रा कितनी है? 0.15%। ठीक है। सल्फर के बाद में हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन, और क्लोरीन की मात्रा कितनी है? तो 0.15%। ठीक है। क्लोरीन के बाद में हो जाएगा दोस्तों सोडियम, और सोडियम की मात्रा कितनी है? तो 0.05%। ठीक है। और सोडियम के बाद में हो जाएगा दोस्तों लोहा, और लोहे की मात्रा कितनी है? 0.04%। यह मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपको याद रखना मैंगनीज। दोस्तों मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में जो पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? मैंगनीज। और सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। इसके अलावा आप कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा याद रखना। ठीक है। फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा याद रखना, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं? अपने शरीर की अस्थियों और दांतों के निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों आप लोहे के बारे में आप याद रखना। मानव शरीर में लोहे की मात्रा कितनी है? तो आपको याद रखना दोस्तों 0.004%। या पृथ्वी की भूप्रपट्टी में लोहे की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों आपको याद रखना 4%। ठीक है, क्योंकि दोनों 4 से संबंधित है, आपको याद रखना। ठीक है। अब देखिए दोस्तों उनका प्रतिशत क्रम तो हो गया। ठीक है। अब इनका अपने शरीर में कार्य क्या है? कार्य के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं दोस्तों सोडियम के बारे में। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा सोडियम। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा सोडियम। और सोडियम का अपने शरीर में क्या क्या कार्य है? ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों 1 नंबर है, ये अपने शरीर के रक्त दाब के नियंत्रण में सहायक होता है। जो अपना जो रक्त दाब है और ये रक्त दाब के और नियंत्रण में क्या होता है? सहायक होता है। दोस्तों अपने जो बीपी है, ये बीपी किस पर डिपेंड करती है? ये सोडियम पर डिपेंड करती है। ठीक है। अपन अगर बीपी हाई है तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप नमक मत खाओ। ठीक है। और नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl है। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड है, या इसका सूत्र क्या है? NaCl है। इसमें क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है। ठीक है। सोडियम क्या करता है? अपने शरीर में रक्त दाब के नियंत्रण में क्या होता है? सहायक होता है। आपसे पूछ ले जाए कि कौन सा तत्व रक्त दाब के नियंत्रण में सहायक होता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? सोडियम करना है। ठीक है। इसके अलावा 2 नंबर हो जाएगा दोस्तों पेशियों के संकुचन में। 2 नंबर क्या हो जाएगा? पेशियों के संकुचन में। तो आपको याद रखना, ए तो सोडियम और दूसरा पोटेशियम। ये 2 ऐसे तत्व है जो पेशियों के संकुचन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर हो जाएगा तंत्रिका आवेग के संचरण में। तो आपको याद रखना तंत्रिका तंतु की या तंत्रिका आवेग की संचरण में और कौन सा तत्व सहायक होता है? तो आपको याद रखना दोस्तों तंत्रिका आवेग के संचरण में सोडियम सहायक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लीजिए कि तंत्रिका आवेग के संचरण में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो आपको याद रखना सोडियम। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आगे वाला देखिए कि आगे वाला है 4 नंबर इसका है। इसमें आप देखिए। ठीक है। इसमें अगर अपन बात करें कि अपने शरीर का जो धनात्मक विद्युत अपघट्य है, जो मानव शरीर का जो धनात्मक विद्युत अपघट्य है, मानव शरीर का जो धनात्मक विद्युत अपघट्य है, धनात्मक और विद्युत अपघट्य हैं, और उनका नियंत्रण में सहायक कौन सा तत्व सहायक होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना सोडियम। यह है सोडियम के 4 कार्य: रक्त दाब के नियंत्रण में, पेशियों के संकुचन में, तंत्रिका आवेग के संचरण में, और मानव शरीर का जो धनात्मक विद्युत अपघट्य है जो इसका संतुलन में कौन सा तत्व सहायक का? तो दोस्तों आप याद रखना सोडियम। ठीक है। अब आगे वाला हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर, आगे वाला हो जाएगा कैल्शियम। आगे नंबर कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। और कैल्शियम के बारे में आप याद रखना दोस्तों अपनी जो हड्डियां है, अपने जो दांत है, अपने जो अस्थियां और अपने जो दांत है वो किससे बने होते हैं? तो आपको याद रखना कैल्शियम से। और कैल्शियम के साथ में और कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप याद रखना फास्फोरस। ठीक है। तो आपको याद रखना दोस्तों एक तो है अस्थियां, क्या हो जाएगी? अस्थियां। और दूसरा है अपने जो दांत। तो आपसे पूछ लें कि अस्थियों और दांतों के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक है
या सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व सहायक है, तो आपको याद रखना दोस्तों कैल्शियम। और कैल्शियम के साथ में और कौन सा होता है, फास्फोरस। ये दोनों क्या करते हैं, हड्डियों और दांतों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। या फिर दोस्तों आपसे पूछ ले जाएं कि हड्डियों और दांतों का निर्माण किस लवण से हुआ है, तो आपको याद रखना कैल्शियम फास्फेट लवण से हड्डियों और दांतों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना ये कैल्शियम क्या होता है, अपना जो रक्त है, अपने रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अपने रक्त का थक्का बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। कौन सा तत्व है, कैल्शियम तत्व रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। प्रोटीन कौन सी होती है, तो फाइब्रिनोजिन प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। विटामिन कौन सी होती है, तो विटामिन के होती है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अपने जो कैल्शियम की अधिकता से, जो अपने शरीर में कैल्शियम की अधिकता से क्या होता है, किडनी में जो पथरी का जो कारण बनता है, अपनी जो किडनी है, ये मानव शरीर में जो गुर्दा है, और गुर्दा में जो किडनी में जो पथरी का कारण बनता है वो कौन सा तत्व बनता है, तो आपको याद रखना कैल्शियम। ठीक है। और किडनी की पथरी किसकी बनी होती है दोस्तों, तो किडनी की जो पथरी है, तो आपको याद रखना जो मानव शरीर की जो किडनी है, ये किडनी जो स्टोन है और किडनी की पथरी किसकी बनी है, तो आपको याद रखना दोस्तों ये किडनी की पथरी है, ये आपको याद रखना कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये जो किडनी की पथरी है तो आपको याद रखना ये किसकी बनी होती है, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक है। कैल्शियम वाला दोस्तों कंप्लीट। अब कैल्शियम के साथ में हड्डियों के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक होता है, तो वो होता है दोस्तों फास्फोरस। ठीक है। आगे वाला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आगे वाला हो जाएगा फास्फोरस। ठीक है। और फास्फोरस के बारे में आप याद रखना दोस्तों, ये भी क्या होता है, हड्डियों और दांतों के निर्माण में क्या होता है, कैल्शियम के साथ में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि हड्डियां और दांत किस लवण से बने होते हैं, तो आपको याद रखना कैल्शियम फास्फेट लवण से बने होते हैं। इसके अलावा आपको दोस्तों याद रखना कि अपने शरीर में जो एटीपी के रूप में कौन सा तत्व सहायक होता है, तो वो होता है फास्फोरस। और एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया वाला चैप्टर पढ़ाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था कि ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो एटीपी के रूप में होता है या एटीपी के निर्माण में सहायक होता है। तो एटीपी में कौन सा तत्व सहायक होता है दोस्तों, आपको याद रखना फास्फोरस। कौन सा हो जाएगा, फास्फोरस। ठीक है। फिर देखिए दोस्तों एक फास्फोरस के बारे में मैं आपको एक रोचक तथ्य बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं कि अगर अपन मनुष्य का जो बॉडी है या मरने के बाद में अपन जो जलाते हैं, जलाने के बाद में आपने देखा हो कि रात्रि को जो शमशान घाट है वो धधकती है। क्यों धधकती है, तो आप याद रखना कि अपनी हड्डियों में क्या होता है, फास्फोरस होता है। और फास्फोरस क्या करता है, वो विस्फोट के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है। विस्फोट रूप में बाहर निकलता है तो आपको याद रखना रात्रि के समय जो शमशान भूमि में जो मुर्दे की जो मुर्दा जलाते हैं वो क्यों चमकती है, तो आपको याद रखना कि उसमें क्या होता है, हड्डियों में क्या होता है, फास्फोरस होता है। और फास्फोरस क्या होता है, हड्डियों से और एक विस्फोट के रूप में, चिंगारी रूप में बाहर निकलता है। तो वो क्या होता है दोस्तों, आपको याद रखना फास्फोरस होता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना आगे वाला है, फास्फोरस के बाद में आगे वाला हो जाएगा मैग्नीशियम। कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में आप इतना याद रखना कि कैल्शियम क्या करता है, किडनी में पथरी का कारण बनता है, लेकिन किडनी में पथरी बनने से रोकता कौन है, तो दोस्तों वो रोकता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो किडनी में पथरी बनने से रोकता है, लेकिन किडनी में पथरी बनाने में सहायक कौन सा तत्व होता है, वो होता है कैल्शियम। क्यों किडनी की पथरी किसकी बनी होती है, तो दोस्तों आपको याद रखना वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे वाला जो चैप्टर है, आगे वाला जो तत्व है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना आगे वाला है लोहा। कौन सा है, लोहा। और ये लोहा वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट ये तत्व है। ठीक है। तो लोहे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है दोस्तों, आपको याद रखना Fe। और सबसे ज़्यादा किस्म तत्वों के अंतर्गत आपको याद रखना मानव शरीर का अगर वो किस्म है तो वो किससे उड़ता है, लोहा से उड़ता है। तो लोहे के बारे में आप याद रखना दोस्तों, जो अपनी जो आरबीसी होती है, अपनी जो आरबीसी होती है, और अपने आरबीसी में एक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है। आपसे पूछ ले जाएं कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सी धातु सहायक होती है,
लोहा या हीमोग्लोबिन में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? तो लोहा युक्त प्रोटीन पाई जाती है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। या रक्त के लाल रंग में कौन सा तत्व या धातु सहायक होती है? तो लोहा धातु सहायक होती है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो निर्माण होता है दोस्तों वो किससे होता है? लोहा धातु से होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, लोहा धातु की कमी से अपने शरीर में एक रोग हो जाता है और उसको अपन कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। या अपन शॉर्ट में कह दीजिए दोस्तों अरक्तता। क्या कह दीजिए? अरक्तता। या फिर इसे कह दीजिए रक्त क्षीणता। क्या कह दीजिए? या इसे अपन रक्त क्षीणता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? रक्त क्षीणता। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अपने शरीर में खून की कमी को ही अपन क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं, या अरक्तता कहते हैं, या रक्त क्षीणता कहते हैं। ठीक है, और खून की कमी को ही या लोहा धातु की कमी को ही अपन क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर ये एनीमिया रोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? दोस्तों, ये एनीमिया रोग क्या होता है? सबसे ज़्यादा बच्चों और स्त्रियों में होता है। अगर अपन स्त्रियों में अगर बात करें दोस्तों, तो गर्भवती स्त्रियों में एनीमिया रोग सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं, तो आपको याद रखना दोस्तों, जो गर्भवती स्त्रियां होती है और गर्भवती स्त्रियां होती है और गर्भवती स्त्रियों में आपको याद रखना ये एनीमिया सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि खून की कमी सबसे ज़्यादा गर्भवती स्त्रियों में देखी जाती है। और गर्भवती स्त्रियों को डॉक्टर दोस्तों 2 प्रकार की टेबलेट देता है। कितने प्रकार की टेबलेट? एक तो देता है कैल्शियम और दूसरी किसकी देता है? लोहा। कैल्शियम क्या करता है दोस्तों? हड्डियों की मजबूती में सहायक होता है। और लोहा क्या करता है? अपने ब्लड का निर्माण करता है, या हीमोग्लोबिन का क्या करता है? आपूर्ति करता है, या ब्लड की आपूर्ति करता है, या हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि लोहे का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? स्रोत के बारे में आप याद रखना कि लोहे का जो सबसे अच्छा स्रोत है, लोहे का जो सर्वोत्तम स्रोत है, लोहे का जो सर्वोत्तम स्रोत है तो दोस्तों वो आपको याद रखना यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। तो ये यकृत है, ये लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर क्या कहता है? गर्भवती स्त्रियों को पालक, बथुआ या जो पालक है, बथुआ है, ठीक है, इस प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जी खाने की क्या करता है? सलाह देता है, क्योंकि पालक में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा धातु पाई जाती है। और लोहा क्या करता है? अपने शरीर में रक्त की आपूर्ति करता है या हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना, जो हरी साग सब्जी है, हरी साग सब्जियां में आपसे पूछ लिया जाए कौन सी विटामिन पाई जाती है सर्वाधिक, तो आपको याद रखना ए विटामिन सर्वाधिक पाई जाती है। और कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना हरी साग सब्जियों में सबसे ज़्यादा लोहा धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा धातु। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों लोहा वाला चैप्टर कंप्लीट। और अपने शरीर में लोहे की मात्रा कितनी है, तो आपको याद रखना 0.004%। ठीक है, अब लास्ट वाला देखिए दोस्तों, एक तत्व है, उसका नाम है आयोडीन। क्या नाम है? उसका नाम है आयोडीन। आपको याद रखना आयोडीन। और आयोडीन के बारे में आप याद रखना कि दोस्तों आपको याद रखना कि एक अपने शरीर में एक मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, उसका नाम है थायराइड। और थायराइड ग्रंथि से दोस्तों एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन हार्मोन की संश्लेषण में कौन सा तत्व सहायक होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना आयोडीन। आयोडीन या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना आयोडीन और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा या गलगंड। घेंगा या गलगंड किसकी कमी से होता है दोस्तों? आपको याद रखना आयोडीन या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि आयोडीन का स्रोत क्या है? जितने भी जो समुद्री भोजन है, समुद्री सलाद है, या समुद्री जो भोजन है, समुद्री जो प्रोडक्ट है, वो क्या है? आयोडीन के सबसे अच्छे स्रोत है। आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्री भोजन या समुद्री खाद्य पदार्थ, ठीक है, किस पदार्थ या किस तत्व के सबसे अच्छे स्रोत है, तो आपको याद रखना दोस्तों
आयोडीन। ठीक है, ये दोस्तों अपना हो जाएगा खनिज लवण वाला चैप्टर कंप्लीट। और यह भी दोस्तों आपको याद रखना विटामिन है, प्रोटीन है, उनकी भांति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज़्यादातर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, तो ये तो कैल्शियम की मात्रा, फास्फोरस और लोहे की मात्रा आप याद रखना, इनके शरीर में कितना % योगदान है और सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट है रक्तदाब के नियंत्रण में, अस्थियां और दांतों के निर्माण में, थक्का बनाने में, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, आरबीसी, हीमोग्लोबिन जी, लोहा धातु का योगदान होता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है।